वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके जो अदालती मसाइल हम कह सकते हैं या कानूनी जो चैलेंजेस हैं। आज ही एक ये खबर आई, बहुत इस पे बात हो रही थी पिछले दिनों में कि जो उनको एक सज़ा दी गई इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर, उसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी पिटिशन थी उस पर फैसला आ गया और इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर जो मुश्तमिल बेंच था उसने जो फैसला महफूज किया था वो आज सुना दिया है। और इस फैसले में इमरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। ये जो सज़ा है इसको ना सिर्फ फैसले को मुअत्तल किया है बल्कि ये भी कहा है कि 1 लाख रुपए के वो ज़मानती मचलके जो है जमा करवा दें बेल के लिए। मगर रिलीफ कोई ख़ास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नहीं मिल सकी क्योंकि उससे पहले ही एक खसूसी अदालत ने साइफर केस में उनका 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड जो है वो ऑर्डर कर दिया गया था। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है उसमें जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से उनको 3 साल की सज़ा और जुर्माना दिया गया था उसको मुअत्तल किया है। अदालत ने कहा कि वो ये समझती है कि जो दरख्वास्त गुजार है उसकी सज़ा मुअत्तली हो सकती है और ज़मानत पर रिहाई भी मुमकिन है, इसलिए उन्होंने मुअत्तल कर दिया फैसला। मगर जैसे कहा कि क्योंकि बहुत से और केसेस भी हैं इसलिए जो साइफर केस था उसमें पहले ही उनकी जुडिशल रिमांड जो थी वो ऑर्डर हो चुकी थी, इसलिए फैसला उनके हक में आने से भी उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जो उनकी कानूनी टीम है उसने आज ही इस सारे दिन में जब ये डिस्कस हो रहा था फैसला तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पिटिशन दायर कर दी है और इस पिटिशन में उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी मज़ीद गैर कानूनी और बिला जवाज़ जो गिरफ्तारी है उससे बाज रखने की हिदायत जो है वो कोर्ट जारी कर दे। ये कहा गया है कि तोशाखाना केस में तो उनको सज़ा सुनाई गई है मगर इसके बाद जितने भी मुकदमात हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है उस गिरफ्तारी से रोका जाए और FIA को भी रोका जाए कि वो उनको गिरफ्तार ना करे। अब क्या सचमुच इस केस में कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ पहुंचेगी? ऑब्वियसली आज का भी जो फैसला था उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत सेलिब्रेट किया कि इतनी उस हर वकला जो है उनके सारी लीगल टीम उसने बात की। अली ज़फ़र साहब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा कर दिया है। मगर दूसरी तरफ जो PDM के मुख्तलिफ लीडर्स हैं उन्होंने बहुत तनकीद की इस फैसले पे। शहबाज शरीफ साहब साबिक जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बयान जारी किया कि फ़ैसला आने से पहले ही सबको मालूम था कि क्या फ़ैसला आएगा, तो ये क्या निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो साबिक वज़ीर क़ानून रहे हैं उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ़ एक आर्जी रिलीफ़ है। इस तरह की काफ़ी तनकीद भी PDM की तरफ से हुई है। इस सारी जो टेक्निकल इशूज़ हैं इस फैसले के उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, माहिर हैं, वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के और रहनुमा भी हैं पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी शोएब साहब, सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये सज़ा मुअत्तली क्या होती है? ये क्या कोई द कोर्ट वाज वेरी क्लियर कि ये मुअत्तल की है उन्होंने सज़ा, तो सर इसका व्हाट डज इट मीन इन प्रैक्टिकल टर्म्स? देखें, आर्डर और सजा मुअत्तल हो गए हैं। मीनिंग देयर बाय जिस पोजीशन पे ये 5 अगस्त को थे उसी पोजीशन पे दोबारा बहाल हो गए हैं। नाउ ही कैन बी सेट एज एन एक्यूज इन दैट केस बट ही इज नॉट ए कन्विक्टेड पर्सन। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस केस में जो गलतियां थी पहले दिन से हमने बताया था कि ये यकतरफा फैसला है, इलीगल है, ऑन द फेस ऑफ इट सुने बगैर है। मुतल्लिका जो गवाह थे हमारे उनको नहीं आने दिया, पहले मुतल्लिका कहा फिर गैर मुतल्लिका कह दिया। हाई कोर्ट के आर्डर को उसने नलीफाई कर दिया, हाई कोर्ट के आर्डर को भी उसने नहीं तस्लीम किया। जो तीसरी दफा हाई कोर्ट ने कहा था कि आप दोबारा सुन के फैसला करो, ये सारा वन साइडेड एक केस था। नजर आ रहा था कि ये इलीगल आर्डर है।
आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो बेंच था, हमने उनको पहले दिन रिक्वेस्ट की थी कि ये इलीगल आर्डर है और हमारे बाकी मुकदमात भी हैं, तो इसलिए इस आर्डर को सस्पेंड कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं नोटिस करके कल और परसों कर दूंगा। कल परसों रखते, उन्होंने कहा नहीं 4 दिन के अंदर अंदर डेट दे दूंगा। 4 दिन के बजाय पहला आर्डर आया, तारीख रखी 17 दिन की, उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन ये लंबा करते रहे। आपने कहा कि ही नाउ स्टैंड्स एज एन एक्यूज नॉट कन्विक्टेड, तो सर इसका क्या मतलब है कि ये अब जो सारा ट्रायल है ये दोबारा होगा? नहीं, ट्रायल तो दोबारा अभी नहीं होगा अंडर एनालिसिस। अगर कल जज ये कह दे हाई कोर्ट के नहीं जनाब ये सारा इलीगल आर्डर था, तो मैं मुकम्मल खत्म करने के बजाय दोबारा रिमांड कर रहा हूँ, वो तो फिर ट्रायल दोबारा होगा। लेकिन अगर वो फर्ज करो वो ये कहते हैं कि नहीं ये आर्डर ही इलीगल है, ऑन द फेस ऑफ इट इसको सेटिसाइड करते हैं, तो फिर वो मुकम्मल तौर पर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जमानत दी है और आर्डर सस्पेंड किया है और प्रेमा फेसी केस ये साबित किया है कि ये जो है इलीगल आर्डर था ऑन द फेस ऑफ इट, और इसके बाद पूरी अपील सुनी जाएगी। ये तो है इस वक्त। ठीक है, सो अभी ये हाई कोर्ट में ही चलेगा। तो सर ये बताएं कि अब ये जरा थोड़ा सा नॉन लीगल क्वेश्चन कि आप लोगों ने तो आज इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशियां मनाई जैसे कोई पता नहीं क्या कमाल हो गया, पर सर क्योंकि उनके ऊपर इतने और केसेस हैं और कल ही दूसरा भी एक फैसला आ गया था कि उनकी जुडिशियल रिमांड जो है वो स्पेशल कोर्ट ने दे दी है, तो इतनी खुशी की सर इसमें बात क्या थी? ना तो वो जेल से निकल सकते हैं, ना कोई वैसे कोई फर्क पड़ेगा, तो व्हाई वाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेटिंग इट सो मच? देखिए, हम तो सेलिब्रेट तो सच नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने ये कहा कि जो इलीगल आर्डर था ऑन द फेस ऑफ इट, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये गैर कानूनी आर्डर है, एक मुतासिब जज का फैसला है, बगैर सुने फैसला है, यकतरफा फैसला है। हम तो उसकी हद तक हमारा जो सर आप शायद ये इल्जाम तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इस तरह की, तो आज भी उनके ऊपर हमारा इतराज है। जो आर्डर आपने पहले दिन सस्पेंड करना था वो आपने 25 दिन लगा के सस्पेंड किया। मुझे बता दें, कल आप इसके जो फैसला आज आपने फैसला किया जी ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल आर्डर है, मुझे ये बता दें 25 दिन जिस सजा में आपने उनको रखा इसको कंपनसेट कौन करेगा? अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद पैदा किया है अनटिल एंड अनलेस कि कोई जब तक प्रूव्ड गिल्टी हो आप उसको जेल में नहीं भेज सकते, पाबंद सलासल नहीं कर सकते थे। आपको अगर नजर आ रहा था कि ये आर्डर इलीगल है, आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन के अंदर फैसला करना था। उसकी बजाय आप ये सारा जो आज हमारे लिए बहाम पैदा हो गया है या बाकी मुकदमात का मसला हमारे लिए पैदा किया गया है, वेरी रिस्पेक्टफुली मैं कहूंगा उसमें तो जिम्मेदार हमारी कौन है? उसमें ऑनरेबल कोर्ट है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि आर्डर इलीगल है तो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उसका आर्डर सुनकर उसको खत्म करें। और अगर आपने फैसिलिटेट करना है कि ठीक है बाकी मुकदमा तैयार हो जाएं, बाकियों में अदम पैरवी खारिज हो जाएं, नए केस गिरफ्तार करें, ये सारा कुछ हो। हालांकि लॉ इज सेटल्ड लॉ ये है कि जब आप उसको रेस्टोर करेंगे यू विल रेस्टोर हिम इन द सेम पोजीशन जिस तारीख शुएब साहब ये वेरी लिटिल टाइम सर ये बताइएगा कि आज आप लोगों ने ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि उनको बाकी जितने भी मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तारी से रोका जाए। जी, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट की है, इसलिए कि ये सेटल्ड लॉ है कि जब आपने 5 तारीख को गिरफ्तार किया तमाम मुकदमात में हमारी जमानत थी और वो जमानत खारिज हुई है बिकॉज ऑफ दी ओनली रीजन के जी वो पेश नहीं हो रहे, और पेश इसलिए नहीं हो रहे कि ज़ाहिर वो उनको अटक जेल में रखा गया था। अब हम तो उनको ना नहीं ला सकते थे, उनको तो कोर्ट बुला सकती थी। अब उसके लिए ये प्रिंसिपल भी यही है कि जिस तारीख से हमारे खिलाफ आर्डर हुआ उस तारीख पे रेस्टोर करके हमें सारे केसेस में प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि हम अदालतों में सरेंडर कर सकें अपनी जमानतें कबल गिरफ्तारी जो हमारी थी उनमें हम पेश होकर उनके लिए जमानतों के लिए कंफर्मेशन के लिए जा सके। अब ये प्रिंसिपल तो लागू होगा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर सेटिसाइड किया तो कहा कि ठीक है जिस पोजीशन में ये थे उसी पोजीशन में वापस जाकर तमाम अदालतों में अपने आप को पेश करें। हम तो पेश करना चाहते हैं। और ये जो साइफर वाला कागज घूम रहा है, इस साइफर के कागज के ऊपर या रोबकार के ऊपर एक तो तारीख नहीं है, यहाँ से आप मेलाफेडी आप अंदाजा लगाएं। दूसरी आप यहाँ अंदाजा लगाएं कि कोई भी मजिस्ट्रेट या जज जब तक कि वो मुल्जिम को पेश ना किया जाए, प्रोडक्शन ना किए जाए, प्रोड्यूस किए बगैर ना तो वो फिजिकल रिमांड दे सकता है ना जुडिशियल रिमांड दे सकता है। ये जज कैसे कह सकता है कि आप इनको जुडिशियल कस्टडी में रखें 30 तारीख से 30 तारीख तक और आप वापस पेश करें, और कब ये ऑर्डर किया, कब ये साइन हुआ, उसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब है अनडेटेड करके एक लेटर दे दिया, जब चाहें आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये सारा जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन, ये आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। ये अगर हमारे मुंसिफ सहूलतकार बन जाएं तो बड़े अफसोस की बात है कि ये तर्ज अमल किसी हवाले से ना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का
दुरुस्त है, ना ही अदालतों का दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आए बात करेंगे ईमान मजारी के केस की। आज उनको पहले केसेस में जब बेल मिली थी तो आज पता चला कि तीसरी एफआईआर भी उनके खिलाफ है, और क्या है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ईमान मजारी का। एक यंग लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स के बहुत से केसेस हैंडल करती रही हैं। उनको कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया था। उसके बाद इस्लामाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उससे उनको गुज़िश्ता रोज़ बेल मिली, मगर इससे पहले कि अडियाला जेल से उनको रिलीज़ किया जाता तो एक और केस में गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें अडियाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। 12 कहू के थाने में ये नया मुकदमा जो है वो दर्ज है। आज इस एफआईआर के ऊपर भी हियरिंग हुई, और जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि ईमान मजारी पर ये जो नई एफआईआर हुई है इसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने लोगों से रकम जमा की और रियासत के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ हैं उनमें इस्तेमाल किया। उन्होंने इस की बेसिस पे ये भी कहा कि उनको अब जिस्मानी रिमांड चाहिए ईमान मजारी साहिबा का, ताकि उनसे न सिर्फ रकम बरामद की जा सके बल्कि जो शरीक मुल्ज़िमान हैं उन तक भी पहुंचा जा सके। ऑब्वियसली ईमान मजारी की जो वकील हैं उन्होंने भी दलाइल दिए और कहा कि एक ही वाक़े पे इस तरह बार बार जो एफआईआर्स हैं वो नहीं रजिस्टर हो सकती। कोर्ट्स के फैसले भी हैं इस हवाले से, मगर फिर भी इवेंचुअली जो रिमांड थी वो दे दी गई। 3 रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस का दे दिया गया है। ये याद रखें कि ये तीसरी अब एफआईआर है ईमान मजारी के ख़िलाफ़ एक ही वाक़े में। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सालार जोआ साहब, माहिर कानून हैं और वकील भी हैं ईमान मजारी के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सलार साहब, ये बताएं कि ये तीसरी आज गुज़िश्ता रोज़ एफआईआर हुई, मतलब कि 2 तकरीबन केसेस में उनको बेल मिल चुकी और जब रिलीज़ करने का वक्त आया तो नई एफआईआर और अब आ गई तो आज अब ये नए इल्ज़ामात क्या हैं एंड व्हाट आर वी लुकिंग एट? जी बहुत शुक्रिया आपका। इस पॉइंट पर तो ये एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शहरियार अफरीदी साहब के केस में आइडेंटिफाई किया है कि एक तरह से एक पैटर्न अब बन चुका है। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा था कि जिस तरह से एक मुकदमा ख़त्म होता है या कुछ रिलीफ एक केस पे मिलती है तो एक नई एफआईआर या एक नया कोई इस तरह का मामला जो है वो अपीयर कर जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो पहली 2 एफआईआर्स थी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 अगस्त को हुई एंड उसमें पहले जो है बेल ग्रांट हो गया एक केस में। जैसे ही वो बेल 22 को एक केस में हुआ, 28 को एक और केस में हुआ, 28 को ही जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, श्योरिटी जमा हो गई, रोपकार पहुंच गए। जब वहां से रिलीज होने का टाइम आया जेल से तो वहां पर बताया गया कि मगरिब तक जो है ये रिलीज नहीं हो सकती। 7 बजे तक तकरीबन उन्होंने टाइम दिया और 7 बजे के बिल्कुल करीब जो है 12 कहू की फिर पुलिस आ गई। उन्होंने बताया कि एक और एफआईआर है, तीसरी एफआईआर है जिसमें जो नहीं शेयर किया गया ना ईमान के साथ ना उनकी लीगल टीम के साथ एफआईआर शेयर की गई। और उसमें फिर अब जो मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला कि उसमें जो सेक्शंस हैं वो अब एक बिल्कुल फर्क नौयत के हैं। इसमें अब टेररिज्म फाइनेंसिंग उन्होंने मेंशन किया है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, साथ उन्होंने फ्रॉड का किया है। और इन तीनों एफआईआर्स में एक चीज जो आप कॉमन देखी जा सकती है वो ये है कि ये जो भी कंप्लेनेंट्स हैं इनका ज़मीर रात 1 और 2 बजे के बीच में जाग जाता है। पहली एफआईआर जो है वो 1:40 रात की है, दूसरी जो है वो 2 बजे की है। ना सिर्फ उनका ज़मीर जागता है, वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन भी चले जाते हैं। बिल्कुल, वो फौरन पहुंच जाते हैं और फिर जो इनकी प्रोडक्शन जब पुलिस भी करती है वो भी बड़ी इसी तरह से एक ऑपर्चून वक्त पे जो है वो अपीयर कर जाती हैं। इस केस तो में भी ऐसा ही हुआ। ये बता, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ कि जो जिसका भी ज़मीर जागा है तो उन्होंने अब सारी तो अपना बयान पुलिस को बता दिया है, सब तफसील भी बता दी है कि क्या हुआ कैसे हुआ।
اب ایمان سے پولیس نے تفتیش کیا کرنی ہے؟ ایمان تو جی اسٹیٹمنٹ دے چکی ہیں اس سے متعلق اپنا. ایمان جو ایلیگیشنز ہیں کہ ایمان سے وہ ملے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہیں وہ اس پی ٹی ایم کے لیے فوکل پرسن ہیں اور وہ ایزی پیسہ اور جائز کیش اور کیا کیا کس ذریعے کے تھرو وہ فنڈنگ کلیکٹ کرتی ہیں. تو یہ تو ایمان نے آلریڈی اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے پولیس کو کہ وہ نہ ملی ہیں ان سے. ان کی جتنی بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان ساری ڈیٹیلز وہ پولیس کے پاس موجود ہیں اس وقت. تو ابھی انہیں فردر ڈیٹینشن میں رکھنے کی کوئی اس ایف آئی آر کے تحت کوئی تک نہیں بچتی. بالکل صحیح. تو سر اب 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے، تو اب آپ 3 دن کے بعد بیل کی اپلیکیشن موو کریں گے؟ یہ تو جی اب فی الحال فزیکل ریمانڈ ہے. فزیکل ریمانڈ ایک دفعہ جوڈیشل ریمانڈ میں جب کنورٹ ہو جائے اس کے بعد ہی بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلی تاریخ 3 دن بعد یعنی کہ وہاں پہ جوڈیشل اگر گرانٹ ہو جائے اس کے بعد پھر بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. پھر ڈیپینڈنگ کہ جب وہ ایکچولی فکس ہو جائے. جی بٹ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کا مطلب ہے کہ جمعے تک کا وقت آ جائے گا، تو پھر اگر انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ دے بھی دیا تو ویکینڈ ایمان کا جیل میں گزرے گا اور اس کے بعد اگلے ہفتے ہی کاروائی ہوگی. یعنی کہ یہ بھی if I may say so ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہی لگ رہے ہیں. جی پچھلی دفعہ بھی پہلے ایف آئی آر میں تو جلدی مل گئی تھی بیل، لیکن جو سیکنڈ جو اینٹی ٹیررزم والا جو ایف آئی آر تھا اس میں تو یہی ہوا تھا کہ 26 تاریخ کے لیے بیل ہیئرنگ پہلے فکس ہوا اینڈ اس کے بعد پھر جج صاحب جو ہیں وہ نہیں آ سکے عدالت میں تو پھر منڈے پہ بات چلی گئی. تو امید ہے اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس پوائنٹ پہ ہوپ ہی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت پنجاب میں سیلاب کے پانی سے فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو دریائے ستلج میں سیلاب کی وجہ سے فصلوں کا اور لوگوں کے گھروں کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں. یہ جو obviously بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، تو بھارت نے جو پانی چھوڑا ہے اس کی وجہ سے دریائے ستلج میں سیلاب آیا ہے، اور اس کی وجہ سے پنجاب کے کافی جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. جلال پور کا جو حفاظتی بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہاں جو سینکڑوں ایکڑ رقبہ ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ احمد پور شرقیہ میں بھی اس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں. ہزاروں ایکڑ کے اوپر جو فصلیں تیار کھڑی تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں. بھاول نگر میں بھی اس طرح کے مسائل دیکھنے کو آ رہے ہیں، اور وہاں تو جو آبادیاں ہیں لوگوں کی، گھر وغیرہ جہاں ہیں وہاں بھی تباہی ہوئی ہے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو بہاؤ ہے پانی کا گنڈا سنگھ پر وہ 1,08,000 کیوسک ہے، اور ابھی اتنا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، بٹ آبویسلی ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی ہے. اور جو سب سے زیادہ اس وقت فکر کی بات ہے وہ جو فصلیں تھیں ان کا نقصان ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عبد المجید گل صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار بھاولپور. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے اس وقت، اور کس قسم کا اور کتنا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے؟ شکریہ میڈم. بہاولپور جو ہے وہ ضلع اپنا ورسٹ افیکٹڈ ہے اس وقت، اور اس سے پہلے یہ جو دریائے ستلج ہے اس میں سیلاب شروع ہوتا ہے ادھر گنڈا سنگھ والا سے، اور پھر قصور سے ہوتا ہوا سلیمان کی سے پھر آگے آتا ہے ہیڈ اسلام. یہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ سے آگے ہے. اسلام ہیڈ ورکس جو ہے وہ حاصل پور کے پاس ہے، اور پھر وہاں سے یہ پانی جو ہے اپنا نیچے کی طرف جو ہے یہ آتا ہے بہاولپور اور احمد پور شرقیہ جاتا ہے. تو یہ پہلی جو اپنا انڈیا کی طرف سے پانی کی ریلیز ہوئی تھی اس کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن جب انڈیا نے اپنا بغیر اطلاع کے پاکستان کو یہ پانی چھوڑ دیا دریائے ستلج میں،
تو اس سے زیادہ اپنا تباہی ہوئی ہے. اور یہ بڑا ایک اپنا جو ہے اطمینان بخش ہے کہ انتظامیہ نے اپنا فلڈ کمیشن کی اطلاع سے پہلے ہی یہاں انتظامات شروع کر دیے تھے. بہاول نگر کا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے چشتیاں تحصیل ہے اس کی، جس کے بعد جو ہے پانی داخل ہوتا ہے بہاول پور کے ضلع میں خیرپور ٹامے والی کے علاقے سے، اور لان سونڈرا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایٹ اسلام. اس سے بعد پھر بہاول پور کے نزدیک ہے ریلوے کا ایمپریس برج، اور پھر اس کے ساتھ ہے ہائی وے برج ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جھانگڑا شرکی کی طرف جاتا ہے احمد پور شرکیہ کے پاس جانے کے لیے. تو یہاں پر جو ہے فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. سٹینڈنگ کراپس جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کل ہی میڈیا ٹاک میں بتایا تھا کہ ایک رف اندازے کے مطابق، سپونٹینیس اندازے کے مطابق 47,000 ایکڑ میں جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور ان کے بقول 1,28,000 لوگ جو ہیں ان کو ایویکویٹ کیا گیا تھا، جن کے لیے 24 جو ہیں ضلع میں اپنا یہ ریسکیو اور ریلیف اپنا کیمپ جو ہیں قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بہاولپور کے ساتھ میں بتاؤں، بہاولپور جو ہے دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پر جو ہے لودھرا ہے، لودھرا ڈسٹرکٹ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور اس کی جو تحصیل کروڑ پکا ہے، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، کروڑ پکا اور لودھرا تحصیل وہ اپنا بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، اور وہاں 28 کیمپ انہوں نے انتظامیہ نے قائم کیا. کون سی معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹیوں کہ کون سی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ فصلیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ تو کاٹن ہے، جو اس علاقہ کی جو اہم فصل ہے کاٹن، اور اس کے علاوہ شوگر ہے، میز ہے، ہاں جی. اور اس طرح سے جو ہے نا یہ اپنا یہ فصلیں، یہ مین فصلیں اور یہ متاثر ہوئی ہیں. بلکہ یہ متاثر نہیں، بلکہ یہ تو اب تک پانی کھڑا ہے اور ان کی وجہ سے تباہ ہی ہو گئی ہیں، لوگوں نے کہا ہے. اچھا میں لودھرا کا بتا رہا تھا میڈم. لودھرا جو ہے وہ اپنا جو اس کی کروڑ پکا تحصیل بہت متاثر ہے، اور پھر لودھرا تحصیل. اور یہاں یہ میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ لودھرا کا علاقہ ایک ہے لال کمال بستی. لال کمال بستی بھی جو ہے وہ اپنا ایک ہسٹورک ہے اس لحاظ سے کہ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق صدر سابق جو ہیں مارشل ایڈمنسٹریٹر، چیف مارشل، ان کا طیارہ وہاں گرا تھا. تو لال کمال بستی بھی جو ہے وہ بھی پانی میں گری ہوئی ہے اس وقت. اور اس کے علاوہ اب جو ہے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کتنے لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، یا ان کو اپنے گھر پانی کی وجہ سے چھوڑنے پڑے ہیں؟ کوئی نمبرز پرووائڈ کیے؟ یہ ہمارے بہاولپور ڈسٹرکٹ میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ کے قریب ہیں لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں، جن کو وہاں سے شفٹ کرنا پڑا، جن کو اپنے سامان سمیت، اپنے مویشیوں سمیت. اور یہ بھی ہے کہ 50,000 سے زائد مویشی جو ہیں وہ بھی ان کے جو ہیں ساتھ آئے ہیں، وہ بھی اپنا اب کیمپوں میں اور یا اپنے عزیز و اقارب کے گھروں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. اگر کم کیمپوں کا ذکر کیا جائے تو کیمپوں میں ڈی سی بہاولپور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنا دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں اور مویشیوں کو چارہ بھی دے رہے ہیں. اب اس وقت صورتحال جو لیٹسٹ ہے، بہت شکریہ سر، ضلع آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.